नमस्ते। आज हमारे इस खास बातचीत में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज बहुत सारी बातें होंगी जो इस समय हॉट टॉपिक बनी हुई हैं, चर्चाएं हो रही हैं। खास करके तब जब अजीत पवार ने गौतम अडानी का नाम लेकर के एक ऐसा खुलासा किया जो अपने आप में लोकतंत्र पर एक कहा जाए तो प्रहार है, या अगर इसको इससे आगे का कोई शब्द हो तो उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रहार की जगह पर। अपने अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हम चर्चा की तरफ चलते हैं, बातचीत की तरफ चलते हैं। दरअसल अजीत पवार ने जो बात कही, उससे एक सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा होता है वो ये कि हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों के हिसाब से हम जो सरकार चुन रहे हैं अपने लिए, क्या वो सरकार देश के लिए काम कर रही है, देश चलाने का काम कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है, या फिर उस सरकार से ऊपर कोई और है जिसके इशारे पर सरकार काम कर रही है। हेमंत सर, मैं सीधा सवाल पहले तो यही समझ लूं, देश सरकार चला रही है या अडानी जी? देखिए, एक तो राय साहब, एक चीज से मैं सहमत नहीं हूं जो आपने कहा कि लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र होता था। अभी लोकतंत्र आपको कहीं दिखाई देता है? लोकतंत्र में डेफिनेशन थी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब जो है तंत्र, वो एक खास व्यक्ति और एक खास सिस्टम के तहत संचालित किया जा रहा है, और ये नया नहीं है बिल्कुल भी। दर्शक साथियों को बता दूं कि ये मॉडल बहुत पुराना मॉडल है। ये चाइना के अंदर ऑलरेडी लागू है। कहने को कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर, वन पार्टी गवर्नमेंट और वन पार्टी सिस्टम, लेकिन वहां पर भी ये सब खेल है। उसमें अगर और आपको साधारण भाषा में समझना है तो रशिया इसका एक अदद उदाहरण है। रशिया के अंदर एक शब्द होता है ओलिगार्क्स मॉडल। ओलिगार्क का मतलब होता है बहुत बड़े धन्ना सेठ या कुलीन। तो हिंदुस्तान के अंदर जो 2014 से शुरू हुआ था, आप इसको लोकतंत्र कहते हैं, मैं इसको कुलीन तंत्र कहता हूं। ए गवर्नमेंट ऑफ द फ्यू, फॉर द फ्यू, बाय द फ्यू। तो चंद लोगों की, जिसको आप हिंदी में अंग्रेजी में क्रोनी कैपिटलिस्ट कहते हैं, ये एक वो खास तरीके का मॉडल है। उसमें क्या रहता है? रशिया के अंदर क्या है कि पुतिन साहब के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री बन रहे हो चाहे राष्ट्रपति बन रहे हो, वो खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई मेरे खिलाफ इसको लड़ने दिया जाए। उसके अलावा कोई बड़ा अगर कोई व्यक्ति जो उनको चैलेंज कर सकता है, तो उसके खिलाफ तमाम तरह के केसेस दर्ज करके उसको जेल में सड़ने को और मरने को मजबूर कर दिया जाता है। ताजा इसका उदाहरण देखिए आप। सबके अलग अलग रूप हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए आप, जहां जहां लोकतंत्र है वहां पर ये मॉडल बहुत तेजी से उभर रहा है पिछले एक डेढ़ दशक के अंदर। अमेरिका के अंदर ये पहले भी होता था, आपने देखा वहां बहुत सारी लॉबीज होती है। गन लॉबी, वेपन लॉबी, मेडिसिन लॉबी, फार्मा लॉबी, और तमाम तरह की लॉबीज होती। वो येन केन प्रकरण कभी डेमोक्रेट्स को स्पॉन्सर करते हैं, फाइनेंस करते हैं, कभी वो रिपब्लिकन्स को फाइनेंस करते हैं। लेकिन वहां एक चीज है कि वहां खुलकर करते हैं। जैसे अभी आप ताजा उदाहरण देखिए एलन मस्क का। एलन मस्क ने खुल के, बिल्कुल पूरी श्रम निरपेक्षता के साथ, हजारों करोड़ रुपए का चंदा ट्रंप साहब को दिया। कोई दिक्कत नहीं, देते रहे। वो उनके मंचों पर भाषण भी दिया। उनका पैसा है, उनकी इच्छा है, वो कहीं भी भाषण दें। लेकिन ट्रंप साहब ने क्या किया? आते ही एक नया मंत्रालय सृजित किया, और वो पूरा मंत्रालय जो अमेरिका का जो सिस्टम है गवर्नेंस का, उसी को चेंज कर देगा। उसमें क्या है? वेस्टफुल एक्सपेंसेस के नाम पर जो भी खर्चे होते हैं, नाम पर कह रहा हूं मैं, एक्चुअल में नहीं। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है, उसको कैसे, उसको शॉर्टकट करना, कट शॉर्ट करना है, और ऐसी तमाम चीजें जो हिंदुस्तान में हमारे, आप कहिए ना, गवर्नेंस मॉडल जो था, उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कहते हैं, प्रशासनिक सुधार। ऐसा ही एक मंत्रालय वहां पर ट्रंप साहब ने बढ़ा दिया। तो वहां खुले में होता है। रशिया के अंदर खुले में होता है। जो वहां पर केवल क्या है कि जो उद्योगपति हैं वहां, या तो आप पुतिन साहब के दोस्त हैं, वरना आप जाइए, आपकी देश को भी जरूरत नहीं है और कोई खास बात नहीं है। तो वहां पुतिन ही रशिया है, रशिया ही पुतिन है। हिंदुस्तान के अंदर आप 2014 से, और मैं तो कहता हूं 2002 से, 2001 में मोदी जी गुजरात के प्राइम मिनिस्टर बन के गए थे, उससे लेकर के आज तक अडानी साहब का जो फिनोमिनल ग्रोथ हुआ है, कितने हजार गुना होगा आपको अंदाजा है? अगर 1 लाख गुना तक ग्रोथ हुआ हो तो आप क्या कहेंगे उसको? तो वो स्थिति है। उस समय अडानी जी कहां थे 2001 में, और आज अडानी जी कहां खड़े हैं? बीच में आपको ध्यान होगा, एक बार वो दुनिया के रिचेस्ट व्यक्ति भी रह चुके हैं, जब पिछले दो साल पहले। उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। क्या है ये? बेसिकली कि सरकार उसी व्यक्ति, उन्हीं व्यक्तियों के समूह के लिए काम करेगी, उन्हीं के कहने से नीतियां बनाएंगी, और उन्हीं की नीतियों को लागू करते हुए उनको धन्ना सेठ बना करके
वो सरकार को वित्त पोषित करेंगे और इस तरीके से देश चलेगा। हिंदुस्तान में क्या ये नहीं हो रहा था अब तक? हिंदुस्तान का जो पूरा वो जो सिस्टम है गवर्नेंस का 1952 से अब तक, वो क्या है कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए किसी की, मोनोपोली को ही तोड़ा गया और 1991 में तो लिबरलाइजेशन कर दिया गया। आज वापस आप मोनोपोलाइज कर रहे हैं बिना इसको स्वीकार किए हुए, और उसका परिणाम आपके सामने है। आपने एक छोटा सा जिक्र किया आपने अडानी साहब का कि अजीत पवार ने ही बोल दिया। अजीत पवार ने तो बोल दिया, जिन्होंने नहीं बोला उनका देखिए किस किस मीटिंग में वो नहीं होते होंगे, केवल ये सोचिए। उन्होंने तो कहा कि इस मीटिंग में थे, और उस बात की पुष्टि शरद पवार ने भी कर दी है उसी जर्नलिस्ट साथी से बातचीत में कि हाँ हमारी मुलाकात हुई थी। और मुलाकात भी क्या थी कि बहुत सारे एनसीपी के साथी ये कह रहे थे कि हमारे साथ बहुत सारे केसेस हैं हमारे खिलाफ और हमें उनसे मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए मैं अडानी से मिला घर पे उनके दिल्ली में, और वहां पर अमित शाह भी थे। तो केसेस तो अगर बाई दी में, पहली बात तो केसेस का जो हिंदुस्तान में वो सेटअप है वो एक जुडिशियल प्रोसेस है, एजेंसी का प्रोसेस है। उसमें अडानी क्या कर सकते हैं बताइए आप मुझे, और होम मिनिस्टर भी क्या कर सकते हैं? आइडियली तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन खुल करके बात शरद जो बात अजीत ने नहीं कही थी, वो शरद पवार ने भी कह दी कि हमारे खिलाफ केसेस हैं, इसलिए सत्ता परिवर्तन और दल बदल किया जा रहा था। और उस सारे सिस्टम को किसके घर पे संचालित किया जा रहा है? गौतम अडानी के यहाँ पर। इसका मतलब बड़ा साफ है कि गौतम अडानी इस देश की जो स्थापित व्यवस्थाएं, स्थापित परंपराएं, स्थापित कानून का जो तरीका है उससे ऊपर उठ चुके हैं। बहुत सारे जो ट्रॉल आर्मी के बहुत सारे साथी जो हम सब आप सबको नाम बदल बदल के यूट्यूब पे सब जगह गालियां देते हैं, वो एक बात भूल रहे हैं कि वो जिसको कह रहे हैं कि मोदी इज इंडिया, मोदी इज इंडिया नहीं है। वो एक्चुअली अडानी इज इंडिया हो चुका है। उनको बहुत लेट समझ में आएगा ये। अभी आप देखिए कि श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था। मोदी जी ने अडानी जी को प्रोजेक्ट दिलवाया। उसके बाद बांग्लादेश का जो वो था पावर का प्रोजेक्ट था, उनकी प्रधानमंत्री की हालत देख लीजिए, वो हिंदुस्तान में विस्थापित जीवन जी रही। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको ध्यान होगा किस तरीके से कोल माइन दिलाई गई थी। मोदी जी बैठे हुए थे, अडानी जी बैठे हुए थे, एसबीआई के चेयरमैन बैठे हुए थे तत्कालीन। तो ये सीन्स आपने कभी देखे थे क्या? कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी भी दूसरे देश में जाता है, वो अपने साथ उद्योगपतियों का एक डेलीगेशन लेकर ही जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात हाँ। नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है कि जहां भी मोदी जी जाते हैं ऑफिशियल विजिट पे, स्टेट विजिट पे, अडानी उस हर विजिट का एक इंटीग्रल पार्ट है, और उससे पहले या बाद के अंदर तत्काल उस देश में अडानी जी को कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। और तमाम राष्ट्राध्यक्ष इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। आपने फ्रांस के बिल्कुल। अंदर राफेल डील में भी देखा होगा कि मोदी जी ने कहा था, जब वहां पे जांच हुई तो मोदी जी ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट फला आदमी को जाना है। और किसको जाना था? वो छोटे अंबानी को जाना था। अभी जो चाइना के साथ आप देख रहे हैं कि चाइना के साथ डी एस्केलेशन हो रहा है बॉर्डर्स के ऊपर। चाइना ने आज तक उस पर एक लाइन की टिप्पणी नहीं की है। हमारे वाले सब लहरलोट हो रखे हैं, बयान जारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसकी बैकग्राउंड भी आपने अगर देखी क्या? उसके अंदर बहुत साफ लिखा हुआ है कि अडानी ने इस बातचीत की जब भूमिका तब बनी जब अडानी ने वहां पर एक कंपनी रजिस्टर करा ली व्यापार के लिए चाइना में। और ये कहीं ना कहीं उसका फॉल आउट है। अभी आपने देखा कि मोदी जी जो शी जिनपिंग से मिले वहां पे ब्रिक्स में, अभी बहुत जल्दी ब्राजील में G20 में फिर मिलने वाले हैं। ये वही शी जिनपिंग है, आपको ध्यान होगा, जो गलवान के अंदर हमारे 20 शहीद हाँ। जवान शहीद हुए थे, और उसके बाद सालों तक बातचीत भी नहीं थी। तो ऐसा क्या है कि जहां अडानी का वेस्टेड इंटरेस्ट आता है कथित तौर पर, वहीं पर सारी चीजें अपने आप ठीक होने चल पड़ती है। पहले नहीं हो रही थी। डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑन थे। उससे पहले फौज के तमाम कोर कमांडर स्तर की कितने दर्जन बार मीटिंग हुई। और ऐसा क्या हुआ कि अडानी का एक इंटरेस्ट आया, कंपनी रजिस्टर हुई, उसकी बहुत डिटेल्स भी बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुई 15-20 दिन पहले। और आपने देखा किस तरीके से चाइना के साथ भी आपकी पटड़ी दोबारा से चल पड़ी। तो ये देश का जो पूरे का पूरा सिस्टम था, क्या वो एक व्यक्ति के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है? क्या सवाल ये है। अजीत हाँ। पवार, शरद पवार, उसमें बहुत छोटे टूल्स हैं, पर्सपेक्टिव लार्जर है। जी पवार, आपको हेमंत सर, अजीत पवार या शरद पवार ने जो बात कही, अजीत पवार ने जो कही, शरद पवार ने उसको इंडोर्स कर दिया, उससे क्या एक चीज नहीं दिख रही कि हम सरकार की बात कर रहे हैं? अभी तक हम जो बात करते आए थे वो ये कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो अडानी के लिए काम कर रहे हैं या अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन शरद पवार और अजीत पवार की जो बात है वो ये साफ नहीं कर दे रही है कि सरकार ही नहीं, जुडिशरी भी अडानी साहब के कहीं ना कहीं कंट्रोल में है या उसको कंट्रोल करते हैं। क्या ये चीज ये नहीं निकल रहा है इनकी बात से? राय साहब, इसको इस जो ये आपने जो शब्द कहा ये थोड़ा सा डेफेमेटरी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा घुमा करके लीगल उसके ऊपर लेके आते हैं कि हमारे ऊपर डेफेमेशन भी ना हो।
जुडिशरी जो है, जुडिशरी का जो अडानी के तमाम केसेस के अंदर आपने रुख देखा, एक जज साहब तो स्पेशली दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 15-16 लगातार बैक टू बैक फैसले ध्यान दिया, और उसके बाद उनकी क्या अपॉइंटमेंट हुई वो सबने देखा देश में कि अडानी साहब के खिलाफ एक भी फैसला नहीं। उसके बाद सबसे रोचक फैसला है हिंडनबर्ग का। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या कह रही थी कि शॉर्ट सेलिंग का एक मामला था, उसके अंदर जो विदेश के अंदर कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां जिनको मोदी जी कहते थे कि मैंने तो सारी बंदी कर दी, खत्म ही कर दी, उनके जरिए जो मॉरिशस और केमेंस आइलैंड और तमाम जगह से पैसा आया और किस तरीके से वो सारा किया गया, उस सारा वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसको लेकर के पूरा विपक्ष जेपीसी की मांग करता रहा, कहीं कोई चू नहीं हुई, सरकार ने उसमें कोई बहस नहीं होने दी। एक उसमें क्या हुआ कि जो जो उसमें ज्यादा उछल कूद कर रहे थे वो क्या थी, महुआ मित्रा थी, उनका क्या हासिल किया गया, उनको पार्लियामेंट से, लोकसभा की सदस्य से बर्खास्त किया गया और उनको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। उसके बाद राहुल गांधी को एक मानहानि के केस में पूरी सजा दिलवा करके किस तरीके से वो तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। आपने जो स्पेसिफिक बात की जुडिशरी की, हिंदुस्तान में जुडिशरी को और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट को इतनी अथाह शक्तियां हैं कि कोई भी उस पर रश करेगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन की इतनी शक्तियां होती हैं। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई, अडानी की जो नेटवर्थ थी आपने देखा कितने लाख करोड़ रातों रात उल्टे पैर हो गई, औंधे मुंह हो गई। और उसके बावजूद क्या कोई भी देश की जुडिशरी जिसके पास ताकत है, क्या उसका सुओमोटो कॉग्निजेंस लेती या नहीं लेती? हमारे यहाँ तो जुडिशरी ने सब कुछ होने दिया, और जब उसके पास पिटीशन भी गई तो तत्कालीन सीजे जो ईमानदारी के प्रतीक कहते हैं अपने आप को, स्वघोषित, अब देखना है कि उनको क्या अपॉइंटमेंट मिलती है। बहुत जल्दी उनको अपॉइंटमेंट भी मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने वो भी लगभग नॉन बायोलॉजिकल से हो गए थे बाद में, वो प्रभु से पूछ के फैसले करने लग गए थे, प्रभु का ही फैसला था, वही उसी से पूछ के फैसले करते थे। वो घर में प्रधानमंत्री के साथ गणेश पूजा भी करते थे, इतनी महान आत्मा थी। उन्होंने क्या किया कि एक ओपन एंड शट केस था हिंडनबर्ग केस, उसके बावजूद जो आपने जुडिशरी का जिक्र किया, जब वो पिटीशन उनके सामने आई उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, इतने दिन के अंदर आप जांच कीजिए। सरकार उसको टालती रही क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा था, तमाम और दूसरे चुनाव थे, टालती रही सरकार। उन्होंने कहा कि 6 महीने का समय दीजिए। वो सेबी की चीफ, आप देख रहे हो डेली उनके क्या क्या कारनामे सामने आ रहे हैं। उस सेबी की चीफ को बनवाया भी किसने था, कभी ये सोचा आपने? वो बनवाने वाले भी वही लोग हैं जिनको वो आज बचा रही है, और उन्हीं लोगों के कारण आज वो सरकार के गले की फांस बन गई है माधवीपुरी बुच। ना तो वो उसको हटा सकते हैं, ना उसका कुछ कर सकते हैं, ना उससे इस्तीफा ले सकते हैं, और उसके डेली नए कारनामे खुल के सामने आ रहे हैं, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर तमाम तरह की चीजें। यही वो ओलिगार्क्स मॉडल है कि उन ओलिगार्क्स को पैदा करने के लिए जो कुछ देश के तंत्र में चाहिए, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सिस्टम एट लार्ज हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, और चाहे किसी की सरकार को बनाना या गिराना हो, ये सारे के सारे कंट्यूर्स आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पूरे घटनाक्रम में आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपने पेगासस वाला मामला देखा होगा, पूरा देश दहाड़ दहाड़ के कह रहा था सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बता दीजिए क्या किया। कमेटी बना दी एक्सपर्ट्स की, ये कहां है वो रिपोर्ट्स? उसके बाद आप देख लीजिए राफेल के मामले में, सुप्रीम कोर्ट इतना ताकतवर सुप्रीम कोर्ट, उसने कितनी बार पिटीशन में उनको ये कहा भारत सरकार को कि आप हमें बताइए सारी डिटेल्स, केवल एक लाइन पर के अड़के खड़े हो गए कि हम आपको कीमत नहीं बताएंगे, और नहीं बताया उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या हासिल किया गया? और जो राफेल का मामला था उसकी जांच फ्रांस में हो रही है, जो बेचने वाला है, और जिन्होंने खरीदा है जहां भ्रष्टाचार के आरोप है वहां कोई जांच नहीं हो रही है। और वहां पर बड़ा साफ साफ ये कह रहे हैं कि ऑफसेट का जो क्लॉज था उसके लाभार्थी कौन लोग थे, आज तक उसमें क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ, क्लोज हो गया मामला। तो यहाँ की जुडिशरी ने एक खास तरीके से, एक खास अंदाज में, कुछ खास वेस्टेड प्रेशर्स के कारण, इंटरेस्ट भी हो सकता है उसके अंदर, कदम पीछे खींच लिए हैं। और वो गिव एंड टेक का मॉडल है। जिन लोगों ने जो राम जन्मभूमि का फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट में, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू देम, 5 जजों की बेंच थी, 4 को दोबारा अपॉइंटमेंट मिल चुकी है कि नहीं मिल चुकी, और 5 में अभी रिटायर हुए। तो आपने कभी ऐसा भी देखा था क्या? और क्या कारण है कि राहुल गांधी का जो मानहानि का केस था, वो उसमें तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हियरिंग पे लगाया ना कि उसमें जो कन्विक्शन था उसको वो स्टे कर दिया गया। गुजरात हाईकोर्ट उसको कितने दिन लेके बैठा रहा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी कितनी बेंचेस हैं जो रोज चर्चा में आप देखते हैं कि अगर फलां जज को चला गया तो आउटकम हमें पता है। तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप में कभी नहीं होता था। इसके कुछ लक्षण हो सकता है, क्योंकि हम तो उस टाइम बच्चे थे, 3-4 साल के थे, इमरजेंसी के दौरान इस तरह के रेफरेंसेस आते हैं, लेकिन वो आइसोलेटेड है, 1-2 केस, 3 केस, 4 केस।
यहां तो हर रोज देख लीजिए आप, क्रोनी कैपिटलिज्म इतने पीक पर है राय साहब कि आप केवल उसकी कल्पना कर सकते हैं। बॉम्बे का एयरपोर्ट किस तरीके से रातों रात किस किस की रेड हुई, किसके यहाँ रेड हुई और वो कहां शिफ्ट हो गया ओनरशिप, किसी को पता लगा? और इस देश में कोई चर्चा भी नहीं है। और कोई विपक्ष का नेता उस बात को उठाता है तो पीड़ित ये कहता है कि नहीं नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा तो मुझे लगता है कि इतना ब्लेटेंटली तो शायद रशिया में भी नहीं होता होगा, वहां भी थोड़ा हम्म। मोटा कुछ तो ध्यान रखते होंगे। तो यहां तो बिल्कुल एक तरीके से अडानी इज इंडिया ऑलरेडी लागू कर दिया गया है। अडानी हम्म। के खिलाफ देखिए, आप एक चीज और देखिए, जो सोशल मीडिया के ट्रोलर्स है, जब हमने परसों शो किया था उसमें कोई भी एक बात कोई हवा में नहीं थी। जो भी हम बात कर रहे हैं वो स्टेब्लिश्ड फैक्ट्स के आधार पर कर रहे हैं। तो जो मोदी जी के चेले हैं वो तुरंत अडानी को बचाने आ जाते हैं। अडानी को अपनी आईटी सेल की भी जरूरत नहीं है, वो बीजेपी वाली सेल ही काम कर देती है उनकी। पार्लियामेंट के अंदर देख लीजिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, इतना बड़ा इशू हुआ, उनको कौन डिफेंड कर रहा है? पूरी बीजेपी डिफेंड कर रही है। तो वो उनको बेसिकली बदनामी किसकी है? बदनामी मोदी की है। लेकिन वो बदनामी में भागीदार कौन है? पूरी बीजेपी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नहीं होती। आपने हम्म। बीजेपी के मंत्रियों और अध्यक्षों को संसद के अंदर शोर मचाते हुए नहीं देखा सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर। तो ये क्या चीज है राय साहब? ये वो चीज है कि आप मंत्री हो किसी की टीम के, लेकिन आपका रिमोट किसी और के पास है, और आपके टीम लीडर का रिमोट भी किसी और के पास है। इसीलिए वो टीम लीडर आज की तारीख में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों मुझे कहना पड़ता है कि वो एक औद्योगिक घराने का कहीं सेल्समैन तो नहीं बन गया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सीर आए थे, जो कोल प्रोजेक्ट का जो मामला था जिसका वहां पर जबरदस्त विरोध हुआ, वहां पर क्या था कि अडानी साहब बैठे हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं और एसबीआई के चेयरमैन अमृत भट्टाचार्य बैठी हुई थी। और वो क्या कह रहे थे कि हम इतना एक 1 बिलियन उसका वो करेंगे, डॉलर्स का इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जिसको करना है वो करे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री इस तरीके से आपने कोई भी देखा था क्या? तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, अच्छा फिर उसमें मोनोपोलाइजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट्स में जब अडानी जी को एयरपोर्ट्स दिए गए, आज की तारीख में हालत ये है कि इस देश के ऑलमोस्ट 1/4 जो ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक, उसको अडानी की कंपनी हैंडल कर रही है। उनको कोई एक दिन का भी तजुर्बा था क्या पहले एयरपोर्ट उसका मेट्रो चलाने का? दे दिया उनको। रोड, सरफेस ट्रांसपोर्ट, पुल, आप कोई चीज का नाम ले, सीमेंट, सब कुछ मोनोपोलाइज कर दिया गया है। मीडिया के अंदर जिस तेजी से वो लोग घुस रहे हैं। तो इस पूरी परिस्थितियों को आप ओलिगार्क मॉडल के अलावा और कोई, इसको हम लोकतंत्र कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में जब सारे तंत्र आप देखिए, एजेंसियां क्या कर रही हैं, इनकम टैक्स क्या कर रहा है, आप ईडी क्या कर रहा है, कोई तो देख लीजिए। संवैधानिक संस्थाएं थी, वो किसके इशारे पे काम कर रही है? चुनाव आता है तो पॉलिटिकल पार्टियां बाद में पहुंचती है, पहले ये पहुंच जाती है अपोजिशन की। रूलिंग वालों के इनको कभी कुछ नहीं मिलता है। तो ये क्या है? ये वही तो है रशियन मॉडल, कि विरोधियों को निशाने पे लेना है। और अब जो बात कह रहे हैं अजीत पवार, वो तो केवल एक बानगी भर। आप ये हम्म। देखिए कि अगर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार आ जाती है, तो अडानी को छोड़ दीजिए आप, अडानी का तो एक वो इतने लाखों करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, जो सलमकार, ये सारे का सारा, एक उद्योगपति का मुझे नाम बताइए देश में टॉप कॉर्पोरेटर का जिसका वहां पर इंटरेस्ट ना हो। महाराष्ट्र के अंदर है कोई ऐसा? बॉम्बे है वहां पर, देश की आर्थिक राजधानी है, बिल्कुल। तो हरेक का वेस्टेड इंटरेस्ट वहां पर है। और झारखंड की जब आप बात करेंगे, झारखंड में क्या स्थिति है? झारखंड की माइनिंग पे सबसे ज्यादा निगाहें किसकी है? केवल अडानी की। तो कैन दे अफोर्ड लूजिंग महाराष्ट्र एंड झारखंड? तो वो तो पिछली बार था कि उन्होंने असंवैधानिक सरकार, जिसको सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक सरकार कह रहा है कि ये सरकार असंवैधानिक गठित हुई। जो आपने सवाल किया जुडिशरी, जुडिशरी ने कहा कि ये सरकार असंवैधानिक है। जो सरकार असंवैधानिक है उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उसने हम्म। कार्यकाल पूरा कैसे कर लिया? जुडिशरी पे हम्म। भी सवाल तो उठेंगे ना साहब। हमें ट्रोल करने से नहीं होगा। ये जो ट्रोलर्स हैं 2-2 रुपए वाले, इनकी जब खुद भूखे मरेंगे ये, अभी तो इनको मजा आ रहा है। आज हालत ये है राय साहब कि देश के अंदर कोई भी आदमी सवाल उठाता है तो उसको एप्रिसिएशन करने की बजाय उसकी ट्रोलिंग की जाती है। और बिल्कुल। ये उस दिशा की तरफ लेके जा रहा है कि जहां देश को कभी नहीं जाना चाहिए। ये देश का जो डेमोक्रेसी है, ये अर्जित लोकतंत्र है। यहाँ पर हजारों हजार स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, अपनी जवानियां जेलों में गंवा दी। और उन लोगों की जो दी गई आपको जो आजादी थी और जो लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र को आज कुलीन तंत्र में बदला जा रहा है। और समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग पैदा कर दिया गया है जो उसके पक्ष में खड़ा है और लोकतंत्र की बात करने वालों को गाली गलौज कर रहा है और सरेआम कर रहा है, नाम बदल के कर रहा है और सरकारी ये संरक्षण में कर रहा है। तो ये, इसको बहुत आप लोकतंत्र मत कहिए, ये कुलीन तंत्र है।
दिस इज ए बहुत गवर्नमेंट, दिस इज ए इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ द फ्यू, फॉर द फ्यू, बाय द फ्यू। ये चीज आपको आने वाले समय में हर रोज दिखाई देगी। जी। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने जो बात कही। तो अब ये जो भाजपा आईटी सेल की चर्चा होती थी, अब एक इस बात की भी मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए कि आईटी वो भाजपा आईटी सेल है कि आईटी सेल अडानी का है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। अब लोगों को ये भी समझने के लिए दोबारा से प्रयास करना पड़ जाएगा। खैर, ओलिगार्क मॉडल की बात हुई सर, क्या जिस तरीके से पुतिन साहब अपने आप को बिल्कुल पद के साथ जोड़ चुके हैं, तो क्या हम लोग भी अब उस तरफ बढ़ रहे हैं क्या कि एक मोदी जी ही पद पर बने रहेंगे, बाकी कहीं कोई चिंता की बात नहीं रहेगी? ये आपने लगातार देखे नहीं क्या? आप एक बात कहिए मुझे कि इसमें हम देखिए, ना तो आप पॉलिटिशियन, ना मैं पॉलिटिशियन, ना हमें कभी पॉलिटिक्स में आना है। आप मुझे एक बात बताइए कि इस देश के अंदर कितने बड़े बड़े फैसलों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रिपीट करती रही है। आपको ध्यान होगा जब कोविड के अंदर लॉकडाउन किया था, पूरा देश कोहनी पे आ गया था, स्टैंड स्टिल हो गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देख लीजिए आप। उससे पहले जब नोटबंदी की गई थी, पूरा देश गलियों में वो खड़ा हुआ था, सारा देश, मतलब जिस तरीके से प्रधानमंत्री सैडिस्टिक प्लेजर ले रहे थे, उसके बाद के परिणाम देख लीजिए। बारिंग ए फ्यू स्टेट कि जहां पर इनको ये लगा, इस बार तो हरियाणा में भी जो उन्होंने जीत अर्जित की, वो भी कमाल की जीत। सारा देश क्या कह रहा था और अकेले नायब सिंह सैनी और मोदी क्या कह रहे थे, और वही चीज जाके प्रधानमंत्री जी ने वहां कहनी शुरू कर दी महाराष्ट्र में। यहाँ क्या हुआ था, घटनाक्रम देखिए। चुनाव के परिणाम से पहले दिन श्रीमान नायब सैनी जो थे कार्यवाहक मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि चुनाव हम ही जीतेंगे, सारे बंदोबस्त कर लिए गए हैं और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मॉडल पे जीतेंगे। अब वो जीत गए चुनाव, जैसे जीते आपने देखे। अब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में जाके क्या हंस रहे हैं, फिर मजाक उड़ा रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी हम ही जीतेंगे जैसे हम हरियाणा में जीते थे। तो हरियाणा के लिए छत्तीसगढ़ का मॉडल था और महाराष्ट्र के लिए हरियाणा का मॉडल है। तो ये सारी चीजें जो छत्तीसगढ़ के अंदर आप कभी कल्पना कर सकते थे कि वहां बीजेपी रिपीट कर जाएगी, वापस आ जाएगी? कोई कहने वाला नहीं था देश में। कोई एक चैनल जो इनके डॉगी चैनल्स भी है, वो भी नहीं कह रहे थे। हरियाणा के अंदर किसी एक ने कहा हो, इवन भाजपा के नेता ने कहा हो किसी ने, उस व्यवस्था से पहले जिसका आप जिक्र नायब सिंह सैनी साहब कर रहे थे, और वो व्यवस्था क्या थी वो तो सैनी साहब बताएंगे। तो ये एक खास तरह की जो व्यवस्था है, इसका भी कभी ना कभी पिटारा खुलेगा, ऐसी बात नहीं। डेमोक्रेसी जी, के अंदर कोई चीज सदा के लिए छिपी नहीं रहती। जो जो जिस तरह की मैं सिस्टम है, कोई बीजेपी का ही कल को कोई व्यक्ति बोल देगा कुछ तरह। अब अजीत पवार ने बोला ही ना, जो पर्दे के पीछे रहस्य था कि अडानी क्या करते हैं, वो अजीत पवार ने खोल दिया ना। उसकी पुष्टि शरद बिल्कुल पवार ने कर दी ना। तो कल कोई ईवीएम्स में क्या होता था, डेटा मैनिपुलेशन कैसे होता था, कहां से कैसे, इजराइल के कौन से सॉफ्टवेयर थे जिनके थ्रू डेमोक्रेसी का चीरहरण किया जा रहा था, वो चीजें कभी ना कभी तो आएंगी ना। तो ये सदा के लिए नहीं चल सकता, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। और जब तक आपने कहा कि अडानी की ट्रोल आर्मी है या मोदी की, देखिए अडानी को और मोदी को अलग करने की भूल हम क्यों करते हैं? दोनों एक ही हैं। आप सर, मोदी दो के, सवाल मेरे और हैं संक्षेप में, और दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हैं और इसी लाइन से जुड़े हैं जो अभी आपने बोली है। पहला तो मैं ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस, जो हम लोग बात भाजपा की करते हैं, दूसरे राज्यों, कई ऐसे जहां पर भाजपा के अलावा दूसरे दलों के राज्य हैं, वहां भी अडानी साहब प्रभावी हैं, तो फिर बार बार सवाल भारतीय जनता पार्टी पर ही क्यों उठाया जाए? नहीं देखिए, ऐसा समय आएगा, आप देखते जाइए। हम्म, अडानी इस देश में किसी के लिए भी, और छोड़ दीजिए मेरे और आपके लिए भी, इंडिस्पेंसिबल होने वाले हैं। जिस तरीके हम्म, की मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज ले आया ना केंद्र सरकार, तमाम चीजें ऐसी जगह होंगी जिसके लिए जो भी बेसिक चीजें चाहिए उस बिजनेस को करने के लिए, फॉर एग्जांपल माइनिंग है, फॉर एग्जांपल सीमेंट के कुछ वो है, उसमें इस तरीके से मोनोपोलाइज वो कर दिया जाएगा कि केवल घूम के फिर के आगे पीछे येन केन प्रकरण अडानी को लाना ही पड़ेगा, वरना आपका काम ठप हो जाएगा। एक बात तो हम्म, ये है। और जो दूसरा आपने कहा कि अडानी, देखिए कांग्रेस पार्टी, अगर आज कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी नहीं रही है, मैं आपको लगातार कहता रहा हूं, बहुत सारे लोग उस बात को समझ नहीं रहे। हम्म, हम्म, कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसी तमाम बीजेपी की स्लीपर सेल्स हैं जो ओपनली काम करती हैं। हरियाणा के चुनाव में भी आपने देखा, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने देखा, हम्म, छत्तीसगढ़ के चुनाव, आप कोई राजस्थान के चुनाव में देखा, किसी चुनाव में देख लीजिए, जीता जाता चुनाव कैसे हारते हैं वो। तो वो वही आईटी से, वो जो उनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर वो जो बैठे हुए हैं उनके, या वो कोई लूज टॉक कर देंगे, या कोई ऐसा बयान दे देंगे जिसको बीजेपी जिस पर खेल जाएगी। ऐसी तमाम चीजें हैं जो अडानी के पेरोल पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होंगी, नहीं तो अदरवाइज तो कोई हम्म, इस तरह की चीज नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज आ रही है, दोनों चीजें,
क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी है, और अडानी कोई 2001 से तो बिजनेस कर नहीं रही, 90s के बाद तो एक्टिव बिजनेस में थी, छोटे लेवल पे थे, अब बड़े लेवल पे हो गए, लेकिन उनके संपर्क तो हर जगह है, और बिकाऊ माल भी सब जगह है, ये भी आपको मानना हाँ पड़ेगा। तो वो जी। सारा बिकाऊ माल वही राहुल गांधी की सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। और राहुल गांधी की ट्रेजेडी देखिए कि उन्हीं लोगों को वो अपना चुनाव आउटसोर्स कर देते हैं। फला स्टेट में फला होगा, फला स्टेट में फला होगा। बिल्कुल। कमलनाथ ने क्या किया मध्य प्रदेश में, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में क्या किया, राजस्थान में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, ये सारी चीजें दिख रही हैं। ये वैसे नहीं होता है। सर इसमें इसमें सर एजेंसियों का भी रोल होता है, एजेंसियों का भी दबाव होता है, तमाम चीजें हैं इसमें। सर अब इसी से रिलेटेड मेरा जो दूसरा सवाल था, हम अंत में जरा उसको भी हम समझ लें। अब जब ये खुलासा हो गया है, अब पूरा, अभी तक तो अब ओपन आ गया है भाई, ठीक है कि अमेरिका और रूस में ये सिस्टम चल रहा था, अपने यहाँ अभी तक ये सिस्टम था, स्वीकार नहीं किया जा रहा था, अब तो स्वीकार वाली मुद्रा में सब लोग आ गए हैं और साफ हो गया है मामला। अब ये बताएं सर कि जब कांग्रेस में भी कनेक्शन इतना अच्छा है, तो अडानी फिर इस बदनामी के साथ, मोदी के साथ क्यों चिपके रहेंगे? क्या इस खुलासे का असर भाजपा अडानी या भाजपा अडानी मोदी के संबंधों पर पड़ेगा? पड़ना चाहिए, पड़ना नहीं चाहिए पड़ और पड़ेगा, दोनों सवाल है मेरा सर। देखिए, पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ेगा नहीं, मजबूरियां हैं, और मजबूरी क्या से क्या करवा देती है आदमी से। आपने आपने 6-7 महीने पहले खबर पड़ी होगी कि एक देश के हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति ने विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता से होटल में मुलाकात करने की कोशिश की किसी दूसरे देश में, और वो जो 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 उस पार्टी की जो विदेश प्रवास की जो भी सेल होती है, एनआरआई सेल होती है, उसके मुखिया ने उस चीज को फैसिलिटेट करने की कोशिश की, और उस नेता ने उस व्यक्ति से मिलने से, उद्योगपति से मिलने से मना कर दिया। ध्यान होगा आपको, मैं नाम जान के नहीं ले रहा हूं किन कारणों से। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई उद्योगपति किसी के साथ दुश्मनी मोल लेगा, उसको तो धंधा करना है, आज उसको करना है, कल उसकी अगली पीढ़ी को करना है। और तमाम तरह हिंदुस्तान के अंदर अगर धंधा करना है आपको, तो सरकार की गुड बुक्स में तो रहना ही पड़ेगा। आज की तारीख में राय साहब स्थिति ये है कि जब हिंडनबर्ग के तमाम आरोप लगे अडानी के ऊपर, आपने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जब अडानी उसका जवाब देने के लिए वीडियो शूट किया जा रहा था उनकी पीआर टीम के द्वारा, उसके पीछे भारत का तिरंगे का झंडा लगा हुआ था, और उन्होंने उसी राष्ट्रवाद का लबादा उड़ा जिस राष्ट्रवाद के ठेकेदार माननीय मोदी जी। और आज से नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं बताया आज तक कि 1947 तक इस देश में चले आजादी के आंदोलन में उनका क्या योगदान था, उनके पूर्वजों का क्या योगदान था। आज सरदार पटेल भी उन्हीं के हैं, आज तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे सारे उन्हीं के हैं। तो ये उस काम के माहिर हैं। और अडानी जी, आज उनकी ये लगता है आपको कि आज वो कांग्रेस के साथ, आज बीजेपी के साथ है, वो जो भी सरकार आएगी, देखिए राहुल गांधी बन गए तो कोई और स्थिति हो सकती है कि वो एक अलग किस्म के बातचीत करते हैं। जब अशोक गहलोत ने, आपको ध्यान होगा, एक प्रोजेक्ट दिया था, तो राहुल गांधी उस टाइम पद यात्रा कर रहे थे और राजस्थान में जा रहे थे। आप जैसे सारे साथियों ने सवाल पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि जो प्रोसेस के तहत जो कुछ है वो हुआ है, कहीं गड़बड़ी हुई तो हम इसको रद्द कर देंगे। तो अगर तो राहुल गांधी आए तो कुछ बात और एक उम्मीद कर सकते हैं आप कि इस ओलिगार्क मॉडल से कुछ राहत मिल सकती है। हम्म हम्म वरना हम्म। कांग्रेस से भी बहुत ज्यादा उम्मीद मत पालिएगा। कांग्रेस के अंदर भी ऐसे तमाम शार्क्स बैठे हुए हैं जो आमतौर पे आपने सुना होगा ना कि कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं। कांग्रेस पार्टी की गलतियों से मोदी जी ने सीखा है। कांग्रेस पार्टी सबसे गरीब पार्टी है, सबसे अमीर नेताओं की। तो इसलिए मोदी ने क्या किया कि भाजपा अमीर रहेगी, किसी नेता को अमीर नहीं होने देंगे वो। तो वो एक मॉडल बदल दिया गया है। तो कल को अगर कोई स्थिति बनती है, राहुल गांधी आते हैं, तो आप अपेक्षा कर सकते हैं। वरना जो मौजूदा धार है राजनीति की, वो चाहे कांग्रेसी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई और हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, अडानी इज इंडिस्पेंसिबल नाउ आज की तारीख में। अडानी की तो जब कल को कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो, जो ये सेबी वाला, जो माधवीपुरी बुच का जो चल रहा है मैनिपुलेशन वाला, और ये सारी चीजें ये खुल के आ जाए तो अलग बात है। लेकिन पूरे वर्ल्ड ओवर आप ये मान के चलिएगा कि अडानी आज की तारीख में पूरी दुनिया में एक क्यूरियोसिटी का विषय है कि इस व्यक्ति का ऐसा फिनोमिनल राइज कैसे हो रहा है। मस्क का भी हुआ राइज, मस्क भी तमाम तरीके से वो करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अपने आप में ये एक पहला और अजीब केस है। जिस तरीके से सारी पॉलिसियां, वो तो कहते हैं इनके लिए बनाते हैं, मैं कह रहा हूं ये पॉलिसी कहीं खुद ही तो नहीं बनाते। एयरपोर्ट के अंदर जिस तरीके से उनको मिला और तमाम चीजें हुई, वो अपने आप में एक स्टडी का विषय है। और ये आने वाले समय में इस देश में जो एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा होती है कॉर्पोरेट के अंदर, आज की तारीख में वो नष्ट हो चुकी है। नए जो लोग आएंगे वो कैसे आएंगे, सब कुछ तो मोनोपोलाइज करवा रहे हैं आप धीरे धीरे।
तो ये एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए, एक प्रोग्रेसिव देश के लिए अच्छा नहीं है। और भारत की आर्थिक नीतियों के ऊपर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है इस समय कि किस तरीके से एक अर्जित लोकतंत्र बहुत तेजी से कुलीन तंत्र की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जितने भी बड़े डेमोक्रेसी हैं, उन सब के अंदर इसी तरीके के जो राइट विंग का उभार हो रहा है एक तरीके से, उसमें इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगे। पहले भी ये था कि पूरी दुनिया की सियासत को कुछ बड़े धन्ना सेठ, पूरी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, वो उसको ऑपरेट करते थे। आज वो उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए, जिसका उदाहरण अजीत पवार ने दिया, जिसकी पुष्टि शरद पवार ने की, और जिसके बहुत सारी चीजें आपके पास समय समय पर चर्चा के लिए आती रहेंगी। लेकिन ये सारी स्थिति दुखद है। जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। राजनेताओं का काम है देश को चलाना, वो चलाएं। इनका काम है, जो अपने उद्योगपति हैं उनका काम है धंधा करना, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत करें वो। लेकिन इस तरीके से कि सरकार भी यही बनाएंगे और चलाएंगे भी यही, गिराएंगे भी यही, तो ये एक बहुत रिग्रेसिव उसकी तरफ आप जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत साफ हो गया आपकी बातचीत से, बिल्कुल ऐसी तस्वीर बनी है कि लग रहा है कि अडानी साहब जो है वो मोदी जी को कंट्रोल कर रहे हैं, और सरकार जो है वो दुकान है, देश जो है वो बाजार है, और बेचे जा रहे हैं लोग, लोगों की महत्वाकांक्षाएं, उनका वर्तमान, उनका भविष्य, ये प्रोडक्ट है। तो एक ऐसी दुकान की तस्वीर बन रही है अब, जो निश्चित तौर पे दुखद, चिंतनीय दोनों है। अब लोग इसके साथ कितना जुड़ रहे हैं, उसके बारे में वो कितना समझ रहे हैं, ये बहुत फिलहाल अभी के स्थिति देखी जाए तो बहुत सवाल है इस पर, और इसको जब हम इस पर नजर डालते हैं तो लोगों के बुद्धि विवेक पे सवाल उठाने का मन कर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर जी। जी सर, एक लाइन इसमें और जोड़ना चाह रहा था। जो महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम आया, जो अजीत पवार ने जिसका जिक्र किया, फिर शरद पवार साहब ने जिसकी पुष्टि की, वो बेहद रोचक है। वो क्या कह रहे हैं वहां पर कि देखिए, कि हमारे साथियों ने कहा, एनसीपी के विधायकों ने कहा कि हमारे ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। ये केसेस बेसिस की बात तो सारी दुनिया को पता है, सारी कहानी है, लेकिन मामला तो कुछ और भी है। और वो मामला सीधा सीधा पैसे का है, अर्थतंत्र का है। आज इस देश की त्रासदी क्या है, जो आप कंक्लूड कर रहे थे, माफ कीजिएगा मैंने आपको दोबारा ये किया। आज हिंदुस्तान का एक वर्ग बहुत बड़ा वर्ग 50% से ऊपर एक ऐसी आबादी खड़ी कर दी गई है जिसकी पूरी की पूरी 5 किलो अनाज तक उसको सीमित कर दिया गया है। उस 5 किलो की आड़, जिसको लाभार्थी का नाम दिया गया है एक षड्यंत्र के तहत। होना क्या चाहिए, इस देश के अंदर मनरेगा और तमाम प्रोग्रेसिव हुआ थी कि लोग आत्मनिर्भर बन के आगे बढ़े उस 5 किलो से। इनको वापस 5 किलो मुफ्त अनाज पर ला करके, और जो सत्ताधीश हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो कितने कितने 50-50 करोड़ में बिक रहे हैं। तो 5 किलो बनाम 50 करोड़ का ये जो फासला है, ये इसको, इस देश को लोकतंत्र की जो स्थापित परंपराएं और मर्यादाएं थे, उनसे हटा करके कहीं और लेकर के जा रहा है। और आम आदमी इसका प्रतिकार करने की बजाय इस पूरे साजिश का नासमझी के कारण, अपनी कायरता के कारण, कुछ ना करने की अपनी जो हरामखोरी की थी हिंदुस्तान में, हम जो बात करते हैं कि मुझे काम नहीं करना, मुफ्त में राय साहब जो दे दे वो मंजूर है, एक ऐसा परजीवी वर्ग एक खास सोच के साथ पैदा कर दिया गया है। और यही कारण है कि तमाम इस देश के अंदर तो इतनी स्वस्थ आपस में बहस होती थी, तमाम बहस मुलायजे होते थे, सारी चीजें होती थी। आज वो कहां चली गई? आज मीडिया का क्या रोल हो गया है? जो मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ था लोकतंत्र का, आज वो लोकतंत्र की अर्थी को कंधा दे रहा है, और आप देख रहे हैं, और कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत खास तरह का लार्जर डिजाइन है, और ये एक बहुत खास तरह के लोगों द्वारा एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है। इसकी केवल इसके ऊपर आप खुद पर रहम कर सकते हैं, और प्रतिकार समाज करे ना करे, लेकिन चंद लोग अगर आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कल को एक मोमेंटम बने और सवाल जवाब की दोबारा परंपरा शुरू हो, ऐसा मेरा मानना है। शरद पवार साहब के ऊपर महाराष्ट्र बहुत भरोसा करता है, और इस तरीके की चीजें जो उनकी तरफ से जो बात आई, और जब दोनों चीजें स्पष्ट होंगी तो मुझे लगता है शायद महाराष्ट्र के लोगों को जितना दुख होगा उतना उसकी कल्पना हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि शरद पवार को हमेशा से महाराष्ट्र ने बहुत ज्यादा सम्मान दिया है, उनके ऊपर भरोसा किया है। इसी वजह से उनकी बात जब भी होती है तो विपक्ष भी शरद पवार के फेवर में खड़ा हुआ दिखाई दे जाता है। मतलब चाहे, अब विपक्ष का मतलब मैं सत्ता या सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, शरद पवार की पार्टी के अलावा जो भी सियासी दल है, शरद पवार पर जल्दी कमेंट करने से लोग बचते हैं। ऐसे में शरद पवार साहब गुमराह कर रहे हैं महाराष्ट्र की जनता को,
क्योंकि अजीत पवार के खुलासे के बाद मुझे लगता है पूरा सच बताना चाहिए था शरद पवार को, ये सारे मामले थे और राजनीति के लिए सब कुछ जरूरी है, क्योंकि अब तो वो सभी संन्यास के दौर में है। जैसे जाते जाते चंद्रचूड़ साहब ने सवाल पूछने वाले हर भारतीय को ट्रोलर बता दिया था, शरद पवार साहब इतना खुलासा तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अवध कॉन्क्लेव जिसका बहुत दिनों से इंतजार था आ गया। 16-17 नवंबर मोती महल लॉन, राणा प्रताप मार्ग, स्टेडियम के पीछे, लामटनर गर्ल्स के सामने। बहुत से एड्रेस हैं। मोती महल अगर आप लखनऊ के हैं तो आप वहां पे शादी ब्याह में जरूर रहे होंगे। बड़ा आयोजन कर रहे हैं, बड़ा प्रयास है, और इस प्रयास में आपका आना बहुत ही जरूरी है। आपकी भागीदारी वहां हमें ना केवल उत्साह देगी, बल्कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी एक अच्छा लगेगा कि लखनऊ के लोगों में कुछ है। विषय अलग अलग हैं, सुधांशु भी उस विषय के बारे में बताएंगे। डे 1 का मैं बता दे रहा हूँ, डे 2 का सुधांशु बता देंगे, या लिटरेचर है। फिर एक बड़ा विषय यह है जिसपे हम सब लोगों को विचार करना चाहिए और आगे कैसे चले। हमारी जो हेल्थ की में सबसे बड़ा आज की तारीख में दवा है। इसके लिए दिनेश ठाकुर यूएस में रहते हैं, बड़ा काम किए हैं, नाम बड़ा है। डॉक्टर पुनीत मोहन है। पुनीत मोहन का डिस्क्लेमर यह है कि हम लोगों के क्लास फेलो हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर है, वो भी यूएस पे रहता है लेकिन अपनी जड़ों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर में आपको अतुल तिवारी सर मिलेंगे। आप बहुत से लोग अतुल तिवारी को वो याद होंगे, 3 इडियट्स वाले अतुल तिवारी जी, वो सबसे एक उनका तुरंत रिकॉल वैल्यू होती है। अस्करी नकवी साहब है, बहुत से लोग हैं। और सेकेंड डे की बहुत सी हाइलाइट्स हैं, लेकिन आपसे आग्रह ये होगा कि आप पहले दिन 1 बजे शुरू करेंगे। अंतिम जो हमारा वो होगा, सुधांशु के बारे में बताएंगे, कथक है। सेकेंड डे 11 बजे शुरू करेंगे। और लास्ट में हमारा एक अवार्ड फंक्शन है। वो अवार्ड फंक्शन में आप जरूर रहिएगा, क्योंकि देश के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ को छोड़ के हमारे और आपके लिए उन्होंने बहुत सी चीजें त्याग की। अमेरिका की अगर कोई आईआईटी कानपुर से एक महिला पास करती हैं, अमेरिका के बॉस्टन में नौकरी करती हैं और फिर हिंदुस्तान वापस आती हैं और एक लंबी लड़ाई लड़ती हैं, तो इस तरह की सुधा भारद्वाज, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, और बहुत से नाम होंगे। सुधांशु। आनंद ने आपको प्रोग्राम के बारे में तो काफी कुछ बता दिया, तो बात मुख्तसर रखते हुए मैं फिराक साहब को याद करता हूँ कि ये कह के डाली बिनाए दिल दस्ते गैब ने गुलशने जहां में, कि चमन के हर खारो खस के नीचे दबा हुआ एक शरार होगा। तो आपके अंदर जो चिंगारी पिन्हा है उसको और भड़काने के लिए ये एक फेस्टिवल ऑफ फ्री थॉट्स है। ग्लोरी टू होप। हाइलाइट्स आनंद ने आपको बताई। ये बता दूं कि प्रकाश झा जी, नोटेड फिल्म मेकर, वो भी आ रहे हैं और 17 को वो अवार्ड भी देंगे और उनसे 1-to-1 सेशन भी है। इसके अलावा 16 की शाम को प्रोग्राम के बाद कोई 6:15 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पंडित अनुज मिश्रा और उनके ट्रूप का बहुत जबरदस्त एक कथक का भी प्रोग्राम है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा सेशंस जो है प्रोग्राम आपके मन मुताबिक होगा और आपको आनंद आएगा। तो आप जरूर आए। 1 बजे मोती महल लॉन्च, 16 तारीख, आपसे मिलेंगे। सुधांशु एक हाईलाइट बता दें, क्योंकि वो हाईलाइट वैसे नहीं बताते हैं। इस प्रोग्राम में कोई चीफ गेस्ट नहीं है। इस प्रोग्राम में की नोट एड्रेस है 2 ऐसे ज्ञानी लोग, अशोक वाजपेयी साहब और प्रोफेसर रामदेव शुक्ल, ज्ञान का सागर बैठे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मुश्किल लोग हैं, बहुत ज्ञान है। वो की नोट एड्रेस दोनों दिन का 1 से 2 पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन 11 से 2, 11 से 12 फिर रामदेव शुक्ल साहब का है। तो आइए, और इस तरह की धरोहर जैसे लोग हैं। और एक सेलिब्रेशन और है जो हमारा है, हम लोगों ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया है, तो शायद उसका भी एक सेलिब्रेशन है जो अंडरटोन है, कहा नहीं जा रहा है, लेकिन आइएगा जरूर, आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू। See you at 1 p.m. on 16th in Moti Mahal Lawns.